हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के सभी चैप्टर के फार्मूला लिए हैं और महत्वपूर्ण फार्मूला लिए हैं सभी चैप्टर के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और फार्मूला को नोट करते चलिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूँ, हम खुद बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि गणित के पेपर में डायरेक्ट फार्मूला से 5 से 6 सवाल पूछ लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप खुद सोचिए, अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो गणित के पेपर में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, क्या वो बन पाएंगे आपसे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे बिना फार्मूला के। तो आपको फार्मूला याद होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चैप्टर वाइज देख लेते हैं सभी फार्मूला को। तो देखिए, पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर के दो ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। एक है यूक्लिड विभाजन से संबंधित और दूसरा है एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। तो देखिए, पहला सूत्र आप लोग देख सकते हैं, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। इसके अनुसार होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होता है? तो आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, परंतु बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा फार्मूला है एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। तो दूसरा फार्मूला है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के जगह पर आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका गुणनफल को ही प्रोडक्ट कहा जाता है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। तो दूसरा अध्याय है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए इस चैप्टर के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ाया गया है। तो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ज़्यादातर चर्चा द्विघात बहुपद की है। तो सबसे पहले आप लोग द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जान लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है इसका व्यापक रूप। देखिए, सामान्य रूप को ही व्यापक रूप कहा जाता है, तो याद कर लेना इसको आपको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला फार्मूला है, देखिए अब यहाँ पे आप जानते हैं द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी दो शून्यकों में से एक शून्यक अल्फा है और दूसरी शून्यक बीटा है, तो इनके बीच का संबंध क्या होता है? तो देखिए, पहला संबंध शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। ये संबंध याद रखना है। और दूसरा देखिए क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है? तो सी बटा ए के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, अगला सूत्र है घन बहुपद से संबंधित। घन बहुपद जिसको कहा जाता है त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, इसको त्रिघात बहुपद भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, घन बहुपद यानी त्रिघात बहुपद। अब इसका सामान्य रूप देख लीजिए। तो सामान्य रूप होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका सामान्य रूप होता है। अब देखिए, त्रिघात बहुपद, इसका तीन गो बहुपद सॉरी, इसका तीन शून्यक होगा। तो एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक गामा है। इनके बीच का संबंध देखिए। तो पहला देखिए, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर किसके होता है? माइनस बी बटा ए के। तो ये आपको याद रखना है, नोट करते चलना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला सूत्र है दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है सी बटा ए के, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, सभी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए के। तो ये सभी आपको नोट करते चलना है और याद करते चलना है। चलिए, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अब हम अध्याय 3 का देखेंगे। तो अध्याय 3 कौन सा चैप्टर है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इसका सामान्य रूप होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ये
और होता है A2x प्लस B2y बराबर C2। तो दोस्तों ये होता है इसका सामान्य रूप, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं फार्मूले की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला है रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y बराबर C1 और A2x प्लस B2y बराबर C2। तो इसका ये हम अभी बताएं आपको समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब देखिए यहाँ पे अब इनके जो गुणांक है इनके बीच के संबंध के अनुसार इनका हल कैसा होगा। तो देखिए पहला संबंध है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है तो हल हमारा कैसा होगा, संगत होगा और अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद दूसरा संबंध देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस प्रकार का संबंध है तो हल कैसा होगा, हल संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक होगा, ठीक है ना। हल की संख्याएं अनगिनत रूप से अनेक होगा। चलिए अगला संबंध हम लोग देखते हैं। तो अगला संबंध है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर संबंध ऐसा है तो हल कैसा होगा, असंगत होगा और कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। यानी वहाँ पे एक्स और वाई का कोई भी मान नहीं निकलेगा। तो ऐसा है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। तो देखिए अगला सूत्र है रैखिक समीकरणों A1x प्लस B1y बराबर C1 और A2x प्लस B2y बराबर C2 को निरूपित करने वाली रेखा है। अब देखिए इनके संबंध के अनुसार, यानी यहाँ पे इनके गुणांकों के संबंध के अनुसार रेखाएं किस प्रकार की होगी ये आपको देखना है। तो देखिए अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर इस प्रकार का संबंध है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी प्रतिच्छेदी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों प्रतिच्छेद किया, ठीक है ना, एक दूसरे को काटेगी। अब दूसरा संबंध क्या है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस प्रकार का संबंध है तो रेखाएं संपाती होगी। कहने का मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, इस प्रकार की, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा संबंध A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर संबंध ऐसा है तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है ना, इस प्रकार का होगी। तो ये आपको याद रखना है, नोट करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो देखिए अगला फार्मूला है क्रॉस गुणा विधि, जिसको वज्र गुणन विधि भी कहा जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का यूज़ किया जाता है और y का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का यूज़ किया जाता है। या नहीं तो अगर आप इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। अगर आप में से कोई क्रिएटर होगा तो उसको मालूम होगा कि एक वीडियो शूट करने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत करिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो देखिए भाई अगला फार्मूला, यानी अब हम लोग देखेंगे अध्याय 4 के फार्मूला। तो अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग पहले सामान्य रूप देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए इसका फार्मूला सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो ये होता है जहाँ ABC क्या है, तो ABC आप देख रहे हैं क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए x² के गुणांक को a कहा जाता है, यहाँ पे x² के गुणांक a है और x के गुणांक b है और c के गुणांक c है, और c तो अचर है तो वहीं रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये आगे आपको बार बार मिलेगा, तो यहीं पे आप समझ लीजिए ये गुणांक है और गुणांक कैसी है, तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। x² के गुणांक a है, x के गुणांक b है और c तो क्या है, अचर राशि है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये आपको यहीं पे समझ लेना है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। तो देखिए यहाँ पे मूल निकालने का सूत्र, मूल आप जानते हैं ना, हल जिसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो दो मूल निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x का मान कैसे निकलेगा, तो x का मान निकालने के लिए ये सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो ये सूत्र है
जहाँ ए बी सी क्या है, समीकरण का गुणांक है। तो हमने अभी आपको बताया समीकरण हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 था, यही था ना जी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स का गुणांक बी है और सी हमारा अचर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। तो अगला फार्मूला देखिए भेदांक। देखिए भेदांक को विविक्तर भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना। अब देखिए इसको डी से सूचित किया जाता है, बड़ा डी से। और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये वाला समझना है, ये वाला चीज़ देखिए यहाँ पे। अगर डी का मान, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल रहे हैं, तो उसका मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है, कहने का मतलब धनात्मक संख्याएँ आ रही है, तो यहाँ पे मूल कैसा होगा, तो मूल एक दूसरे से अलग होगा और वास्तविक होगा। समझ रहे हैं ना, वास्तविक संख्या में होगा। तो आप यहाँ पे समझिए, देखिए मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलेगा, ठीक है ना। एक अल्फा मान लीजिए और एक बीटा मान लीजिए। 2 मूल आप जानते हैं निकलता है, 2 मूल निकलता है ना जी। तो अब यहाँ पे देखिए अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है और नहीं भी निकल सकता है। तो आपको समझना है कब एक समान निकलेगा, कब अलग अलग निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। तो देखिए आप निकालिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अगर उसका मान 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल क्या होगा, अलग अलग होगा और वास्तविक संख्या में होगा। उसके बाद अगर डी का मान 0 के बराबर आ रहा है तो मूल एक दूसरे के समान होगा। कहने का मतलब कि अगर एक मूल 2 आ रहा है तो दूसरा मूल भी 2 होगा। अगर एक मूल 3 आ रहा है तो दूसरा मूल भी 3 ही आएगा। कहने का मतलब समान आएगा, ठीक है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मूल समान होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद देखिए अगर डी का मान, यहाँ पे आप देखिए अगर डी का मान 0 से छोटा आ रहा, 0 से मतलब छोटा आ रहा है, कहने का मतलब ऋणात्मक में आ रही है, तो यहाँ पे कोई मूल नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पे लिखा भी है कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको जान लेना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। तो अगला हमारा फार्मूला है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए बोला है यदि मूल दिए हो अल्फा और बीटा तो समीकरण होगा। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलता है। अगर मान लीजिए उनमें से एक मूल है अल्फा और दूसरा मूल है बीटा, तो आप द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है फार्मूला। अब देखिए इस फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ तक आप द्विघात बहुपद ज्ञात करने में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला फार्मूला यानी हम लोग अब देखेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है अंकगणितीय प्रगति, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी कहा जाता है। देखिए अंकगणितीय प्रगति को समांतर श्रेणी भी कहा जाता है, तो इसमें आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। चलिए इसका फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला है एनवा पद, जिसको ए एन भी कहा जाता है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला देखिए, पहले एन पदों का योग, ठीक है ना, यानी प्रथम एन पदों का योग अगर ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला है। और या नहीं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूला का, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ ए क्या है, प्रथम पद है, आप जानते हैं ए यहाँ पे क्या है, प्रथम पद है। और यहाँ पे एल क्या है, तो एल फ्रेंड्स अंतिम पद है, एल क्या है, अंतिम पद है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं पढ़ के आपको फार्मूला बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं कि जल्दी जल्दी आपको मैं कंटेंट दे देता हूं, मतलब सभी चैप्टर के फार्मूला दे देता हूं, आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज की समरूपता के लिए कुछ कसौटी दिया गया है, जैसे ए एस ए एस एस ए एस, ठीक है।
AAASASSS। तो ये आपको याद कर लेना है नोट करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे यदि दो त्रिभुज समरूप है तो देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे क्या होगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है ना, और उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है ना। अब इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोगों ने देख ही लिया। देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना के यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है ना, यहाँ पे त्रिभुज ABC के माध्यम से आपको समझाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उल्टा पाइथागोरस प्रमेय, यानी ये जो है ना ये इसको उल्टा कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज है। तो ये इसका उल्टा कर दिया है, आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, और विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती है, यानी अलग अलग होती है। तो ये आपको नोट करके याद कर लेना है। उसके बाद देखिए अनुपात और अनुपातित रेखाखंड सूत्र। तो देखिए यहाँ पे ये भी आपको याद कर लेना है। क्या है सूत्र? यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए इसको BPT भी कहा जाता है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल का सूत्र, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अब आते हैं अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका पहला सूत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु A है और एक बिंदु B है, तो अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। चलिए उसके बाद देखिए विभाजन फार्मूला क्या होता है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और y का मान ज्ञात करने के लिए इसका, लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि बिंदु P बिंदुओं A और B को अनुपात M अनुपात N में जोड़ता है तो अब यहाँ पे जैसे x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको समझाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए x और y का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला तो दे ही दिया है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, ठीक है ना। अब इनके बीच का बिंदु P है और ये बिंदु P यहाँ से M और N के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है ना। M और N के अनुपात में बांट रहा है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं और y का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए मध्य बिंदु सूत्र। तो यहाँ पे देखिए जैसे यदि P बिंदुओं A और B का मध्य बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A और B है, ठीक है, और इसके बीचों बीच का यानी मध्य बिंदु क्या है, P है, और इसका निर्देशांक P का निर्देशांक क्या है, x, y। A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है x2 y2। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करिए, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं और y का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, और तीनों शीर्षों का यानी ABC का निर्देशांक दे दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं अध्याय 8 की तरफ। तो देखिए अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूत्र देख लीजिए, मूल त्रिकोणमिति अनुपात।
तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉन, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कॉन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉस सेक थीटा बराबर होता है कॉन बटा लंब, सेक थीटा बराबर कॉन बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इसको आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो ये तीनों फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इसको भी आपको नोट करके याद कर लेना है। उसके बाद देखिए दो कोणों के सूत्र, जैसे यहाँ पे देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 sin a माइनस कॉस ए, तो इस तरह इन तीनों को आपको नोट कर लेना है। चलिए उसके बाद देखिए पूरा कोण संबंध, तो पूरक कोण से संबंधित फार्मूला देखिए जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो इसको भी आपको नोट करके याद कर लेना है। पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोगों ने देख ही लिया है इसके पहले वाले अध्याय में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। चलिए अब देखते हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ब्रीथ, इंग्लिश में बोल देते हैं सर्कल। तो देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा और वृत्त के बारे में स्पेशली पढ़ना है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और वृत्त के किसी एक बिंदु को, जैसे ये वाला भी, तो इस बिंदु को छूने वाली ये जो रेखा है यही हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए स्पर्श रेखा की विशेषता, ये आपको याद रखना है। तो देखिए पहली विशेषता क्या है, किसी वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस वृत्त पर त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दोनों याद कर लेना है। देखिए दूसरा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो देखिए यहाँ पे अगर बिंदु, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा वृत्त है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, तो बिंदु बाहर हो सकता है, इस वृत्त के परिधि पर हो सकता है और वृत्त के अंदर हो सकता है। ठीक है ना, तो जब बिंदु बाहर हो जैसे यहाँ पे, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। ठीक है, अगर बिंदु वृत्त पर हो, कहने का मतलब वृत्त की परिधि पर हो, तो स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगी। और यदि वृत्त के भीतर हो बिंदु, जैसे यहाँ पर कहीं भी हो, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 भी नहीं होगी, यानी कोई स्पर्श संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रख आप नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अध्याय 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए उसके बाद देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चलिए उसके बाद थीटा इसमें क्या है, तो केंद्रीय कोण डिग्री में है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आपको बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपको नोट करते चलना है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया है, कहाँ थे हम लोग। चलिए उसके बाद ये देखिए, नहीं 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 नहीं, तो ये तो हम लोग ने देख लिया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग ने देख लिया है। चलिए उसके बाद ये देखिए अध्याय 13, यहाँ पे फ्रेंड्स 13 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग 13 कर लीजिएगा, अध्याय ये 13 है। देखिए ये अध्याय 13 है। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए पहला घन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, आयतन एक ही होता है। ठीक है ना, जहाँ ए क्या है, भुजा है घन की, और यहाँ पे घनाभ की सूत्र दिया हुआ है, तो आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेलन का दिया है, तो बेलन का देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये होता है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, जहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। उसके बाद शंकु का आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, जहाँ एल इसमें क्या है, तो एल यहाँ पे दोस्तों तिर्यक लंबाई होता है, जिसको तर्जनी भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए 8 नंबर गोला का हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर त्रिज्या है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए
शंकु के छीनक से संबंध सूत्र निम्नलिखित है। तो देखिए शंकु के छीनक से संबंधित यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा नोट करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मतलब यहाँ पे अगला अध्याय यानी अध्याय 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स। चलिए तो देखिए इसमें माध्य का सूत्र क्या है। तो सरल, देखिए सरल सूत्र क्या होता है, ये होता है आप जानते हैं सभी अवलोकनों का योग बट्टा में अवलोकनों की संख्या। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाली आपको याद रखना है, गणना माध्य ग्रुप्ड डेटा के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कल्पित माध्य विधि से भी माध्य ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए कई विधि है, जैसे गणना माध्य के द्वारा किया जाता है, कल्पित माध्य विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वर्ग अंतरालों, देखिए वर्ग अंतरालों वाले अंकों के लिए है ये सूत्र, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें एल क्या है, माध्यक वर्ग का न्यूनतम मान है, एन कुल आवृत्ति है, एफ क्या है, माध्यक वर्ग पूर्व की कुल आवृत्ति है, एफ माध्यक वर्ग की आवृत्ति है, ठीक है। तो ये सब आपको नोट करके याद कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए बहुलक का सूत्र ज्ञात, यहाँ पे बहुलक का सूत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं 13 मतलब अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए किसी घटना ई की प्रायिकता, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है प्रायिकता का, ठीक है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पी ऑफ ई डैश ये क्या है, तो घटना ई के ना होने की प्रायिकता है, ठीक है ना। जब घटना के अनुकूल और प्रतिकूल परिणामों का अनुपात ए अनुपात बी हो तब यहाँ पे सूत्र ये हो। तो ये फ्रेंड्स आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो बस देखिए टोटल 15 चैप्टर है और हमने 15 के 15 चैप्टरों का फार्मूला देख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।